नमस्कार, मैं डॉक्टर एजाज हुसैन एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपना अगला वीडियो लेक्चर देकर। आज हम बात करेंगे आजाद भारत के इतिहास पर दूसरे वीडियो लेक्चर पर। इससे पहले आजाद भारत के इतिहास में हमने देशी रियासतों का भारत में एकीकरण पर वीडियो बनाया था और उसको काफी विद्यार्थियों ने बहुत पसंद किया है। उसी श्रृंखला में हम आज आजाद भारत के इतिहास के इस अपने दूसरे वीडियो लेक्चर में ऐसी ही एक और समस्या को आपके समक्ष बताएंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, न सिर्फ प्री एग्जाम में बल्कि मेंस एग्जाम में भी। तो हम प्रारंभ करते हैं आजाद भारत के इतिहास का दूसरा वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम आजादी के बाद उठने वाली एक महत्वपूर्ण समस्या जिसे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हम कह सकते हैं, ये एक ऐसी समस्या बनकर भारत में उठी जिसने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व उनकी समस्त कैबिनेट को बहुत विवश कर दिया भारत को एक बार फिर से बांटने को। अभी हम धार्मिक आधार पर बटे ही थे पाकिस्तान व भारत को लेकर, परंतु जल्द ही हम धर्म से निकलकर भाषा के आधार पर बंटने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। कई ऐसे राज्यों में जैसे मद्रास, बॉम्बे में तो यह घटना इतनी हिंसक हुई कि यहाँ पर पुलिस फायरिंग में कई लोगों की जान गई। इस समय तक यह हम कहें कि आजादी के बाद भारत में 3 श्रेणी के राज्य हुआ करते थे, का श्रेणी, ख श्रेणी और ग श्रेणी। और इन राज्यों में कई भाषाओं के लोग एक ही राज्य के निवासी हुआ करते थे। जैसे हम बात करें मद्रास राज्य की, मद्रास राज्य में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ व मलयालम भाषी लोग निवास करते थे। जबकि अगर हम बात करें बंबई प्रांत की, वहां पर मराठी, गुजराती व हिंदी लोग निवास करते थे। इस प्रकार राज्यों का जो आधार था उस समय पूर्ण रूप से भौगोलिक था, परंतु वहां की जनताओं ने भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो इस तरह के आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इस पूरी समस्या को लेकर बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया भाषा के आधार पर। तो चलिए अब हम आजाद भारत के इतिहास के दूसरे वीडियो लेक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत मैंने 27 नवंबर 1947 की संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए भाषण से की। 27 नवंबर 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के मध्य अपना एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वह भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के पक्ष में सहमत नहीं है। हाँ, पर उन्होंने यहाँ पर तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य के लिए समर्थन कर दिया। उनका यह समर्थन संविधान सभा के सामने पूरे देश में एक ऐसी चिंगारी साबित हुआ जिसने भारत देश को आगे चलकर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने को विवश कर दिया। 1946 से ही लगभग तेलुगु भाषाई लोग आंध्र प्रदेश राज्य की अलग मांग कर रहे थे और इस मांग का नेतृत्व करने वाले एक प्रमुख नेता थे टी प्रकाशम, जो कांग्रेस के मद्रास राज्य के सीएम भी रहे हैं। जैसे ही टी प्रकाशम को पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस भाषण की बात पता चली तो उन्होंने उत्साह पूर्वक इस बात का समर्थन किया व एक कदम और आगे बढ़कर
उन्होंने आंध्र प्रदेश में लोगों से कहा कि अप्रैल 1948 तक तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश एक अलग स्वतंत्र राज्य बन जाएगा। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि भाषा का ये आंदोलन अब तेजी पकड़ रहा है, तो उन्होंने इसको शांत करने के लिए जून 1948 में एस के धर आयोग बनाया। एस के धर आयोग भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का बनने वाला प्रथम आयोग था। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में क्रम सही जमाने के लिए भी कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं। एस के धर आयोग ने जून 1948 से भाषाई राज्यों के सर्वेक्षण का कार्य किया, परंतु इन्होंने संपूर्ण भारत का सर्वेक्षण न करके सिर्फ मद्रास प्रांत व बंबई प्रांत के क्षेत्रों का आकलन किया। दिसंबर 1948 में धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन देश के लिए खतरा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई भाषाएं बोली जाती है। अगर हर भाषा के आधार पर एक राज्य गठित किया गया तो आगे चलकर देश में कई छोटे छोटे राज्य होंगे, जो भारतवर्ष की अखंडता व एकता के लिए खतरा है। इसलिए उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया। परंतु धर आयोग की रिपोर्ट का पूरे देश में विरोध प्रारंभ हो गया, विशेषकर तेलुगु भाषाई क्षेत्र। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए एक और कमेटी गठित की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं, सरदार वल्लभ भाई पटेल व पट्टाभी सीतारामैया को चुना गया और इस आयोग का नाम रखा गया JVP आयोग। इस आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ किया, परंतु इसी बीच आंध्र प्रदेश में जहां यह आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था और इसका नेतृत्व टी प्रकाशन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 1949 में टी प्रकाशन को एक पत्र लिखा और कहा कि आप तेलुगु भाषी लोगों को शांत करने का प्रयास करें, हम जल्द ही इस पर कोई निर्णय लेंगे। परंतु जब अप्रैल 1949 में JVP आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बन सकता है, परंतु मद्रास शहर उसकी राजधानी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को 10 वर्षों के लिए टाला जाए, ऐसी सिफारिश भी की गई। इन दोनों प्रमुख बातों से स्वाभाविक था कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अब आंदोलन अपना उग्र रूप धारण करेगा। इसी को देखते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता टी प्रकाशन ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया व किसान मजदूर प्रजा पार्टी में सम्मिलित हो गए, जिस पार्टी का मुख्य मुद्दा रहा आंध्र प्रदेश अलग राज्य रहे व उसकी राजधानी मद्रास बने। आगे चलकर 27 दिसंबर का एक ऐतिहासिक दिन आता है। 27 दिसंबर 1951 भारत का प्रथम आम चुनाव जो संविधान के आधार पर हुआ, जिसमें प्रत्येक भारतीय को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। याद रखिएगा 1937 व 1946 में भी भारत में आम चुनाव हुए, परंतु इन चुनावों में संपूर्ण भारतीय जनता ने मतदान नहीं किया था। यह हम कहे कि इसमें संपूर्ण जनसंख्या को मतदान करने का अधिकार नहीं था। यह भारत का पहला चुनाव था 1951-52 में, जो दिसंबर से प्रारंभ होता है और जनवरी तक चलता है।
जिसमें संविधान के आधार पर प्रत्येक भारतीय को मतदान करने का अधिकार था, जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उस समय मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, बाद में आगे चलकर वो 18 वर्ष की गई। इस चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू मद्रास के एक शहर गुंटूर में चुनावी सभा के लिए जाते हैं। यहां जनता ने उनका इतना विरोध किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सभा बीच में छोड़कर यहां से जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं, देश के पहले आम चुनाव की आम सभाएं और आज की चुनावी आम सभाओं, लाखों की भीड़ आज आम सभाओं में होती है, परंतु वह राजनेताओं के एक लिखे हुए भाषण को सुनती है, तालियां बजाती है और बहुत ज्यादा विरोध उसका नहीं करती है। परंतु यहां हजारों की भीड़ ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को सभा छोड़ने पर विवश कर दिया। परंतु लोकतंत्र की खूबसूरती व मजबूती इसी में है कि जनता किस प्रकार राजनेताओं का समर्थन या विरोध करती है। अपने वोट के माध्यम से वह यह निर्णय बहुत ही सरलतापूर्वक कर सकती है कि वह किसको अपना समर्थन देगी या अपना विरोध करेगी। इस आम सभा के विरोध ने पूरे तेलुगु भाषी क्षेत्र में कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस प्रथम आम चुनाव में तेलुगु भाषाई क्षेत्र की 145 सीटों से कांग्रेस को मात्र 43 सीटों पर जीत मिली। हालांकि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी, वह देश के पहले प्रधानमंत्री संसद की चुनाव प्रक्रिया के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू चुन लिए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार फिर भाषाई आधार के राज्यों के गठन को लेकर संसद में 22 मई 1952 को भाषण दिया, जिसमें उन्होंने संसद में यह कहा कि अभी उनकी प्राथमिकता भारत को मजबूत बनाने में, आर्थिक रूप से विकास पर ध्यान देने में अधिक है, न कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस स्पष्ट भाषण से यह तय था कि आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में फिर से उनका विरोध होगा और हुआ भी है। परंतु अब विरोध में एक नया मोड़ है। आंध्र प्रदेश के उस समय के एक प्रमुख गांधीवादी नेता थे, जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु 19 अक्टूबर 1952 को अनशन पर बैठ जाते हैं मद्रास शहर में और वचन लेते हैं कि जब तक आंध्र प्रदेश एक नया राज्य ना होगा तब तक वह अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे, चाहे उनकी मृत्यु ही ना हो जाए। और उनका अनशन प्रारंभ हुआ। यह अनशन देखते देखते लोगों में जागृति जगा गया। वह पूरे आंध्र क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू व कांग्रेस के खिलाफ एक विरोध व तनाव देखने को मिला। 3 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि मद्रास में कोई व्यक्ति अनशन पर बैठे हैं जिसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह मैं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करूंगा। परंतु रामलू का अनशन लगातार जारी रहा। वह उनका स्वास्थ्य अब धीरे धीरे बिगड़ने लगा, क्योंकि उनके इस अनशन को 50 दिन से अधिक वक्त हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 दिसंबर 1952 को फिर श्री राजगोपालाचारी को एक और पत्र लिखा और उन्होंने कहा अब हमें उनके अनशन को गंभीरता से लेना चाहिए, वह आंध्र प्रदेश को अलग राज्य की सहमति प्रदान कर देना चाहिए। परंतु अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी नहीं चाहते थे
कि आंध्र प्रदेश राज्य बने व मद्रास शहर उसकी राजधानी, क्योंकि उनका मत था कि मद्रास राज्य तमिलनाडु राज्य के साथ रहे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर एक सुझाव दिया और इस सुझाव में कहा गया कि आप रामास्वामी सीताराम से दिल्ली बुलाकर बात कीजिए। रामास्वामी सीताराम पोट्टी श्री रामल्लू का सहयोगी था, वह उनका खास या हम कहें बिल्कुल करीबी व्यक्ति था जो उनके अनशन को पूरी तरीके से देख रहा था। परंतु यह सुझाव ही रह जाता है और 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामल्लू की 57वें दिन अनशन पर मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु के बाद तेलुगु भाषाई क्षेत्र में कांग्रेस व जवाहरलाल नेहरू के प्रति जो विरोध था अब हिंसा में बदल जाता है। पुलिस फायरिंग में 7 लोगों की जान तक जाती है। विवश होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू 19 दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की घोषणा कर देते हैं। वह आगे चलकर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भारत का प्रथम भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य बन जाता है। तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारत का राज्य बन जाता है। इसके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है कि अब पूरे देश से भाषा को आधार बनाकर राज्यों की मांग को लेकर उन पर व कांग्रेस पर दबाव बनाया जाएगा। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य गठित किया। ठीक 2 महीने बाद यानी 22 दिसंबर 1953 को उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। राज्य पुनर्गठन आयोग का एक अन्य वो नाम है फजल अली आयोग, क्योंकि इसके अध्यक्ष रिटायर्ड जज फजल अली थे। वह उनके साथ हरदेदार कुंजू व पड़ेकर जी उनके कमेटी में सदस्य थे। इस समिति को 2 वर्ष का समय दिया गया और कहा गया कि पूरे देश का भ्रमण कर भाषाई आधार पर राज्यों का कैसे गठन किया जाए इसको आप बताएं व अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और इस आयोग ने बहुत ही ईमानदारी से अपना कार्य किया। कहा जाता है कि इस आयोग ने 1.5 लाख से अधिक लोगों का साक्षात्कार लिया राज्यों के गठन को लेकर। परंतु इस आयोग के गठित करने के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की परेशानियां कम होने वाली नहीं थी। जिस प्रकार तेलुगु भाषी लोग मद्रास शहर को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, उसी प्रकार बंबई प्रांत में भी यह आंदोलन अब तेजी पकड़ने लगा। एक बात आप समझ लीजिए, अंग्रेजों के समय से ही बंबई राज्य व मद्रास राज्य विकसित हो चुके थे और इन दोनों ही राज्यों में यहां कहे प्रेसिडेंसी में मद्रास शहर व बॉम्बे शहर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। इसलिए बाद में यही उद्योगपति द्वारा अनेकों उद्योग लगाए गए व यह रोजगार और ग्लैमर के प्रमुख नगर बन गए जो आज भी मौजूद है। इसलिए दोनों राज्य यह चाहते थे, तेलुगु भाषी व तमिल भाषी, कि चेन्नई वर्तमान का, जिसे उस समय मद्रास कहते थे, कि वो उनकी राजधानी रहे। ठीक वैसा ही आंदोलन अब बंबई प्रांत में होने लगा, क्योंकि बंबई प्रांत का भी एक प्रमुख शहर बॉम्बे, इसको गुजरात भाषी लोग व महाराष्ट्र भाषी लोग अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। तो बॉम्बे को लेकर अब गुजरातियों व मराठियों में भी विवाद प्रारंभ हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस खतरे को भाग चुके थे, परंतु उन्होंने अभी शांत रहना ही उचित समझा। आगे चलकर महाराष्ट्र भाषी लोगों ने अपना एक संगठन तैयार किया जिसका नाम था संयुक्त महाराष्ट्र परिषद। वह उनका पक्ष था कि बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी बने,
इसी प्रकार गुजरात महासभा भी यही चाहती थी कि बॉम्बे गुजरात की राजधानी बने। वह एक तीसरा पक्ष भी था, बॉम्बे सिटीजन कमेटी, जिसमें उस समय के बड़े बड़े उद्योगपति थे। इन्होंने भी एक अलग पक्ष रखा कि बॉम्बे न गुजरात का रहे न महाराष्ट्र का, वह द्विभाषी राज्य रहे, वह एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में जाना है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि बंबई प्रांत में भी भाषा के आधार पर बंटवारे की या बॉम्बे शहर को अपनी राजधानी बनाने को मराठी व गुजराती लोगों में किस प्रकार संघर्ष हुआ। इसकी शुरुआत होती है अप्रैल 1954 में, जहां पर बॉम्बे सिटीजन क्लब द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि न बॉम्बे शहर गुजराती हिस्से में जाएगा न महाराष्ट्र हिस्से में, वह एक स्वतंत्र प्रांत रहेगा। वह उसकी लैंग्वेज हिंदी, मराठी व गुजराती पहले की तरह बनी रही। इस बॉम्बे सिटीजन कमेटी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास ठाकुर थे, जो उस समय के माने हुए उद्योगपति थे। इसी प्रकार महाराष्ट्र संयुक्त परिषद ने भी अपना पक्ष राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंप दिया। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद का नेतृत्व कांग्रेस के ही दिग्गज नेता शंकर देव राव कर रहे थे। उन्होंने अपने पक्ष में कहा कि बिना बॉम्बे शहर के महाराष्ट्र राज्य की कल्पना भी वो नहीं कर सकते, इसलिए महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे ही रहेगी। आगे चलकर शंकर राव देव ने पुरुषोत्तम दास ठाकुर यानी कि बॉम्बे सिटीजन कमेटी, जो उद्योगपति की एक कमेटी थी, उनसे मुलाकात की। 20 जून 1954 को इनकी चर्चा होती है और कोई बीच के रास्ते की ये लोग बात करते हैं, क्योंकि बॉम्बे शहर को अगर महाराष्ट्र की राजधानी बना दी जाए और वहां पर दोनों भाषा के लोगों को रहने की अनुमति हो, तो शंकर राव देव उसके लिए सहमत थे। परंतु इस मीटिंग का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। वह आगे चलकर स्थितियां तेजी से बदलती रही, वह यह आंदोलन चलते रहे। इन आंदोलन से पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत अधिक चिंतित रहने लगे। उनकी इस चिंता का एक उदाहरण हम उनके एक पत्र से लगा सकते हैं, जो 13 सितंबर 1955 को उन्होंने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को लिखा, जिसमें उन्होंने इस हालात की चर्चा की थी। इसके बाद अक्टूबर 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जो 18 महीने के बाद आई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से भारत में भाषा के आधार पर राज्य के गठन को कहा गया था। परंतु आज तक इन पूरी बातों को लागू नहीं किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू खुश नहीं थे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि भारत भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करे। इसके वो प्रारंभ से ही विरोध में थे, परंतु परिस्थितियों को देखते हुए वह समझौता करते रहे। ऐसा ही एक और पत्र हमें उनका प्राप्त होता है, जो उन्होंने 20 जून 1955 को लॉर्ड माउंटबेटन को लिखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू व लॉर्ड माउंटबेटन बहुत अच्छे मित्र भी थे। वह लॉर्ड माउंटबेटन को पंडित जवाहरलाल नेहरू डिक्की नाम से बुलाते थे। यहां मैं आपको एक और रोचक तथ्य से परिचित कराना चाहता हूं। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही भारत की आजादी का दिन 15 अगस्त 1947 चुना था। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसके पीछे भी एक कहानी है। आप शायद बहुत से लोग जानते हो, परंतु जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा होता है और जापान अमेरिका के सामने 15 अगस्त 1945 को ही आत्मसमर्पण करता है, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन म्यांमार के जंगलों में अपनी सेना के साथ थे। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्रता, जो जून 1948 को सौंपनी थी, उसको 15 अगस्त 1947 को ही सौंप दिया। इसलिए 15 अगस्त भारत का
आजादी का दिन है स्वतंत्रता दिवस, जो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा चयनित किया गया था। और यह एक ऐतिहासिक दिन है कि इसी दिन जापान ने दूसरा विश्व युद्ध में अपना समर्पण अमेरिका के सामने कर दिया। वही हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इसके बाद हम देखते हैं 20 नवंबर 1955 की एक प्रमुख घटना, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री या उस समय के बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई व कांग्रेस के दिग्गज महाराष्ट्र नेता एस.के. पाटिल बंबई में सभा करते हैं और इस सभा में जनता उनका विरोध करती है और इतना विरोध होता है कि मोरारजी देसाई यहां पर घायल हो जाते हैं। जनवरी 1956 में बंबई शहर में दंगे हो जाते हैं और पुलिस फायरिंग में 80 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 23 जनवरी 1956 की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के एक प्रमुख महाराष्ट्रीयन नेता, जो नेहरू कैबिनेट में वित्त मंत्री भी थे, जिनका नाम सी.डी. देशमुख है, उनको एक पत्र लिखते हैं कि आप महाराष्ट्र क्षेत्र में इस मामले को शांत करें। परंतु मराठी भाषी बिना बॉम्बे के महाराष्ट्र राज्य की कल्पना नहीं करना चाहते थे, इसलिए आंदोलन हिंसक रूप लेता गया। आगे चलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 जून 1956 को एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र को एक अलग राज्य बनाएंगे, गुजरात को एक अलग राज्य बनाएंगे जहां पर गुजराती व मराठी भाषी रहेंगे और अगले 5 वर्ष तक बॉम्बे को केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। परंतु नेहरू की इस घोषणा से स्थितियां और तेजी से बिगड़ने लगी। वह बंबई शहर में दंगे, उपद्रव व हिंसक घटनाएं घटने लगी। यहां तक कि नेहरू कैबिनेट के वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इस प्रकार जब स्थितियां बिगड़ती रही, पर नेहरू अपनी जिद पर अड़े रहे। आगे चलकर जुलाई 1956 में जब नेहरू जी महाराष्ट्र, गुजरात और बॉम्बे को अलग राज्य बनाने वाले थे, उसके ठीक एक दिन पहले 180 कांग्रेसी विधायक इसका विरोध करते हैं, जिसके कारण नेहरू को इस कार्य को रोकना पड़ता है। 180 विधायक उनसे एक और बात कहते हैं कि आप मुंबई प्रांत को जैसा है वैसा ही रहने दें, यानी बॉम्बे शहर में द्विभाषी लोग ही निवास करेंगे, यानी अब मुंबई प्रांत का भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं होगा। परंतु आगे चलकर हम देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित कर देते हैं, जिसमें 1 नवंबर से कई ऐसे भाषा के आधार पर राज्य गठित कर दिए जाते हैं जो एक भाषी लोगों के निवास स्थान होते हैं। उस समय 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाता है। हमारा मध्य प्रदेश भी 1 नवंबर 1956 को ही अपने नए रूप में आया था और हमारा राज्य हिंदी भाषी राज्य है। परंतु बंबई प्रांत की समस्या बहुत ज्यादा समय तक शांत न रह पाई। वह मई 1960 में गुजरात भाषी लोगों के लिए गुजरात व मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र का निर्माण किया गया, यानी बंबई राज्य 1960 मई 1960 में 2 भागों में बढ़ जाता है। वह मुंबई, जो आज का मुंबई है, वह महाराष्ट्र की राजधानी बनती है। तो इस प्रकार हमने आजादी के बाद राज्य के गठन को लेकर, यह हम कहे भाषा के आधार पर गठन को लेकर जो समस्याएं उस समय भारतवर्ष में उठी, उन पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा की है, जो आपकी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो आज के
आजाद भारत के इतिहास के दूसरे लेक्चर में यहीं तक। इसके बाद हम और कौन सी ऐसी समस्याएं थी जो आजाद भारत में इसके बाद उठी व उसका किस प्रकार से हल किया गया। मेरे ख्याल से ये सारी घटनाएं आपकी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। हो सकता है मेरे प्रस्तुति का तरीका इतना बेहतर ना हो, परंतु कोशिश करिए आप कि जो डाटा आपको मैं दे रहा हूं इसको किस प्रकार आप मैथ्स की एग्जाम में लिख सकें, क्योंकि जितनी बातें हम डाटा के आधार पर लिखते हैं उतनी बेहतर होती है हमारे लिए, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति डाटा पे बहुत अधिक ध्यान देता है और डाटा सटीक हो तो हम अपनी बात बहुत कम शब्दों में लिख सकते हैं और इससे कॉपी चेक करने वाला प्रभावित भी होता है। तो कोशिश करिएगा आप लोग मेरे इन तथ्यों को या डाटा को बेहतर तरीके से अपने नोट्स में उपयोग करें। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक। धन्यवाद।